हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय एरिया, ये था। जहाँ रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं और ये होता है 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ था, ठीक है। और लेंथ एल हो गया, एरिया ए हो गया। अब इस फॉर्मूले में देखा जाए तो आर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ जो m है, m ये मास होता था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो रैंडम वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जब भी कंडक्टर बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो है ना वो दिमाग में लाना है। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया। अगर सिलिंड्रिकल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, अगर सिलिंड्रिकल नहीं है, मान लो क्यूबॉइडल है, तो एरिया वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा फेस का। एन होता था फ्री चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कांस्टेंट है। और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स बार बार आपस में कोलाइड करते हैं तो दो कोलिजन के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीजें ध्यान में आ रही है। फर्स्ट चीज तो ये है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर का अगर लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा। सेकेंड हो गया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, ठीक है। 1 बाई एरिया हो गया, मतलब अगर एरिया बड़ा होगा, मोटा कंडक्टर होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यह ध्यान देने वाली बात है। जैसा दिमाग में ऐसा सोच के लगता है कि मोटा तार होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जबकि उल्टा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होने से आर कम होगा। थर्ड जो है वो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n था फ्री चार्ज डेंसिटी। अब ये मेटल की प्रॉपर्टी है भाई। जैसे मेटल कहने को तो आयरन भी है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ठीक है। लेकिन जिसका n हाई होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। फोर्थ पॉइंट है इसका कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। नाउ टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो टाउ होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कोई भी मेटल ले लो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का असर ये पड़ता है कि वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर घट गया तो क्या होगा, टाउ कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कंडक्टर्स की। और कंडक्टर, ठीक है। लेकिन एक बस नोट करने वाली बात है जिसका डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि सेमी कंडक्टर जो होता है, जो ना पूरी तरीके से कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर के केस में उल्टा बिहेवियर होता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, आर डिक्रीज करता है, उल्टा बिहेवियर होता है। तो ये बस अभी जनरल नॉलेज के लिए है कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर अलग अलग होता है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो अभी किसी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि हमारे पास एक कॉपर का रॉड है और एक मान लो सिलिकॉन का रॉड है, दोनों को हीट किया, तो हीट करने पर क्या होगा, कॉपर का जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेटल है, ठीक है। जबकि सिलिकॉन वाला जो रॉड होगा उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब ये क्यों घटता है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, जो आपके मॉडर्न फिजिक्स में आएगा लास्ट में, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको कंडक्टर को पढ़ रहे हैं। कंडक्टर में हमें साफ साफ पता है रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है, और ये टाउ इसलिए घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हीट करने पर बढ़ जाती है। अब ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके ऊपर रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो रिजल्ट्स, फर्स्ट ये है, व्हेन
ए वायर या कंडक्टर कह सकते हो इज स्ट्रेच्ड, STRETCH, स्ट्रेच्ड, तब जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं, एल स्क्वायर होता है। कब? जब सेम वायर को हम लोग स्ट्रेच करके लंबा कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझो। देखो, मान ले कि हमारे पास ये एक वायर है, ऐसे पहले हम वायर ड्रॉ कर ले। मतलब एक वायर ये है। अब इस वायर में दिया हुआ है सपोज कि इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है और इसका लेंथ जो है वो एल है। अब इसी कंडक्टिंग वायर को हमें स्ट्रेच करना है, इसी को, दूसरा वायर नहीं लेना है। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के बाद ये लंबा हो जाएगा। तो लंबा होने के बाद मान लीजिए कि अब इसका लेंथ हमने ऐसे बड़ा सा बना दिया, तो लेंथ तो बड़ा हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी तो घट जाएगा। तो अब पता चलेगा कि पहले से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो गया, ऐसे हो गया सपोज, ठीक है। अब इसमें समझो कि L था, A था, तो अब ये बढ़ गए L डैश हो गया, तो एरिया भी चेंज होके क्या हो जाएगा, A डैश। अब ये बताओ, वायर चूंकि सेम है, कंडक्टर सेम है, तो वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना था इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, और अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A डैश इंटू L डैश सेम होगा। तो अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था, R होता है रो L बाय, तो मान लो कि ये जो न्यू रेजिस्टेंस है वो R डैश है और पुराना वाला रेजिस्टेंस R था, तो R डैश बाय R लिखेंगे, तो R डैश हो जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। ये है नया वाला रेजिस्टेंस, ये वाले का, ग्रीन वाले का। और ये जो ब्राउन वाला है इसका हो जाएगा रो इंटू L अपॉन एरिया, ठीक है ना। रो आपका सेम है भाई, मेटल तो सेम था, तो रो कैंसिल हो गया। अब ये बचा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, ये मिलेगा। अब यहाँ से यूज करो, देखो A अपॉन A डैश करोगे तो L डैश अपॉन L आएगा, ये L डैश का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि therefore R is directly proportional to L square, ऐसा लिख सकते हैं, है? तो अगर हम ऐसा लिखे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं होता है, L स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान रखना है कब होता है, जब वायर स्ट्रेच किया जाता है तब। तो इसका रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका लेंथ जो है वो डबल करेंगे, तो L के डबल होने से R 4 गुना बढ़ जाएगा, डबल नहीं होगा। और L अगर ट्रिपल करेंगे 3 गुना, तो R जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट, if L changes by X%, suppose X is less than 5, अगर L में बहुत कम चेंज आए, 5% से कम, जैसे 2%, 3%, अपॉन स्ट्रेचिंग, जब खींचा जाए वायर को तब की बात हो रही है। तो इफ L changes by X%, then R resistance changes by 2X%, बस सीधे डबल हो जाता है। अब देखो ये कैसे होता है, समझाते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर था। तो मान लीजिए कि आपका पहला रेजिस्टेंस R1 था, उस समय लेंथ L1 था, वो L1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेच करने के बाद जो R2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर होगा, नया वाला लेंथ, ठीक है। अभी जो पिछले वाले रिजल्ट में यूज किया, अब जो L2 है वो L1 से X% ज्यादा है,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। अब L2 को हम लिख सकते हैं L1 प्लस x% ऑफ L1। तो x% ऑफ L1 का मतलब क्या लिखेंगे, x बाय 100 इंटू L1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस x बाई 100 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। सिंपल, L1 कॉमन है, कट गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे लिख रखा है कि x जो है लेस देन 5 है, इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब आपने पढ़ा होगा ना बाइनोमियल में कि 1 प्लस एक्स का पावर n को क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख देंगे, 2x बाई 100, ऐसा होगा R2 बाई R1। अब 1 को इधर ले आओ तो R2 बाई R1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बाई R1 इज इक्वल टू 2x बाई 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 को डेल्टा R, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस इनटू 100, ये वाला 100 चला गया तो दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसी चीज को समझ लो रिजल्ट की तरह। ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेल्टा R बाय R क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इनटू 100। तो ये आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इससे सिंपल सा फंडा क्या आ जाएगा कि अगर आपका वायर स्ट्रेच करने पर 2% लंबा होता है, ठीक है ना, लेंथ 2% बढ़ता है तो रेजिस्टेंस 4% बढ़ेगा। अगर वायर 3% लंबा होता है तो रेजिस्टेंस 6% बढ़ा होगा। तो ये 2, 3, 4, 5 तक तो चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि हमने वायर को इतना स्ट्रेच किया कि लेंथ जो है, ये जो x परसेंटेज है ये 20% बढ़ गया, तो ये फॉर्मूला मत लगा देना कि अगर ये 20 हुआ तो 20 दूनी 40%, तब उसमें ये वैलिड नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हमने इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज किया है ना। तो 20% अगर चेंज होगा तब कैसे करेंगे, तब नॉर्मल तरीके से करेंगे। पुराना वाला लेंथ पता है, फिर नया वाला लेंथ निकाल लेंगे 20% बढ़ा के और रेशियो लेकर के और निकाल लेंगे कितना परसेंट चेंज हुआ। अभी हम लोग एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक सिलिंड्रिकल वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच करने पर L इंक्रीज कर गया, L इंक्रीजेज बाय, A में लिखा है 2%, B में लिखा है 20%, ठीक है, L इतना बढ़ गया। क्वेश्चन ये है फाइंड परसेंटेज चेंज इन R। चलो दोनों केस को सॉल्व करो, तो सॉल्व करो पहले, फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं। चलो सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट वाले केस में तो कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है डबल, 4% चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने अभी भी पढ़ा था कि अगर L 2% बढ़ेगा तो R उसका डबल होगा 4%। सेकेंड वाले में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ L 20% बढ़ा है। आप ये डबल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो अप्रोक्सीमेशन वाला है, उससे तो आंसर 40% आएगा, लेकिन गलत होगा। देखो कैसे करेंगे, पहले रेजिस्टेंस जो था और अब जो रेजिस्टेंस है उसको R1 और R2 मान लो। तो R1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा, पुराना वाला लेंथ, और R2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो L प्लस 20% ऑफ L, तो 0.2L लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 1.2 स्क्वायर बनेगा। क्यों, L कॉमन है, कट जाएगा। 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, 1.44। दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू 1.44 R1। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ अगर समझदार हो तो ऐसे ही समझ लीजिए, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो चीज 100 थी अब वही चीज 144 हो गई है। इसका मतलब क्या है, कितना चेंज आया है, 44% इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है,
लेकिन अगर शॉर्टकट मार देते तो सीधे 20 का 40 आ जाता, वो गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब तब यूज करना है जब स्ट्रेच किया जा रहा है। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। सिलिंड्रिकल कंडक्टर में आपको दिया हुआ है कि इसको हमने स्ट्रेच किया सो दैट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका रेडियस है ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। ठीक है ना, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, बाय व्हाट फैक्टर आर इंक्रीजेस। सॉल्व करो, ट्राई करो, ना हो तो इसका फोटो बना के सोचो। फोटो अगर बना दें इसका तो कैसा होगा। ये है अब इसका जो रेडियस है, ये रेडियस यही ना होगा रेडियस, और ये हो गया एल। रेडियस आधा हो गया है, सोचो एल भी तो चेंज होगा स्ट्रेच करने पे। अब उस हिसाब से बताओ रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा। सर 4 टाइम्स। ठीक करेगा 16 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, इसी में से कुछ होगा। 8 टाइम्स। हाँ देखो कैसे करेंगे। 8 टाइम्स 8 टाइम्स। देखो वॉल्यूम जो है वो तो कंजर्व रहेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर एल करोगे तो बाद में क्या होगा कि रेडियस आपने क्या कर दिया r/2, तो ये हो गया r/2 का स्क्वायर, लेकिन लेंथ नया वाला एल डैश निकाल लेते हैं। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, एल डैश कितना आ जाएगा 4l। दैट मीन्स कि ये लेंथ जो एल वो 4 गुना हो जाएगा, समझे। 4 गुना बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बताया था, तो देयरफॉर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 16 टाइम्स इंक्रीज। क्लियर, 8 गुना नहीं होगा, 16 गुना। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करते हो पहले ही बताया था, क्योंकि इनमें वो टर्म होता है टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो चेंज होता है जब भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब देखो इसमें क्या है फंडा, इसमें फंडा ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम हीट करते हैं तो हीट करने से उसके रेजिस्टिविटी में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि फ्रैक्शनल चेंज, लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल change in resistivity is directly proportional to change in temperature. Change in temperature. अब ये एक्सपेरिमेंटल जो है ना फैक्ट है। नाउ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं डी रो अपॉन रो। रो हुआ रेजिस्टिविटी, डी रो हुआ चेंज इन रेजिस्टिविटी। This is directly proportional to dt, change in temperature. Okay. अब यहाँ पर
अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको हटाना है, मान लीजिए कुछ तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम इसको लगाते हैं डी रो बाय रो इज इक्वल टू, कांस्टेंट हम अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, अरे यार माइक ऑफ कर दिया करो। डी रो बाय रो अल्फा इंटू डी टी हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर लिमिट लगाना होगा, तो देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। कैसे? अल्फा जो है वो कांस्टेंट होता है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसको हमने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, मान लिया कि टेम्परेचर जो T1 था उस पे रेजिस्टिविटी ρ1 था और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ρ2 हो गया। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको दे देता है ln रो, जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ln ρ2 माइनस ln ρ1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया T2 माइनस T1। अब ये होता है log a माइनस b है, तो ये हो गया log a अपॉन b, ρ2 अपॉन ρ1 और अल्फा T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इधर देख लेते हैं आगे क्या होगा। जब log यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ρ2 इज इक्वल टू ρ1। ठीक है, इंटू ई का पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये जो आ रहा है आपका ये चीज, ये असली फॉर्मूला है चेंज इन रेजिस्टिविटी का। ठीक है, नाउ आर जो होता है वो खुद कितना होता है, रो एल बाई एरिया। अब ध्यान से सुनते जाना। जब आप हीट करोगे तो रो में चेंज आएगा और वो ये चेंज है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इज ए कांस्टेंट। रो चेंज होने के साथ साथ हीट करने पर एल और ए में भी चेंज आता है, लेंथ और एरिया हल्का हल्का बढ़ते हैं। तो ये जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा, एरिया भी थोड़ा सा बढ़ा, तो ओवरऑल इसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो हम एल बाई ए को कांस्टेंट मानेंगे कि एल बाई ए नियरली सेम रहा, तो जो चेंज आया वो रेजिस्टिविटी में आया। इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है। जो फॉर्मूला रो का है रेजिस्टिविटी का, वही फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट रेजिस्टिविटी की तरह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 e टू द पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमारा आ गया, इसमें अल्फा हमने क्या बोला, क्वेश्चन में लिखा रहेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये कंडक्टर का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक ही बात है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो अल्फा होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होता है, इसका यूनिट भी होगा और यूनिट हम कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। ई का पावर जो कुछ भी है ये यूनिटलेस होना चाहिए, और ये यूनिटलेस तभी होगा जब यहाँ डेल्टा टी आपका केल्विन में है तो ये 1 बाई केल्विन हो, या अगर ये सेल्सियस में है तो ये 1 बाई सेल्सियस हो। तो इसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स, या आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला अभी अपने सिलेबस में यूज करते हैं वो इसका भी मॉडिफाइड है। वो क्या है कि अक्सर आपको अल्फा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, 10 टू द पावर -5 -6 ऐसे आता है, और टेम्परेचर में भी चेंज 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री होता है। तो अल्फा डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल होता है। तो इफ अल्फा इंटू डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1 से बहुत छोटा है, तो हम इसमें e टू द पावर x की सीरीज से इसको ओपन करेंगे, तो उसमें ये फिर फॉर्मूला जो चेंज हो जाता है और ये हो जाता है 1 प्लस x होता है। e टू द पावर x जो होता है उसका एक्सपोनेंशियल सीरीज में 1 प्लस x हो जाता है अगर इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये मैथ वाले जानते होंगे। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो कहने को तो फॉर्मूला हमारा ये सब है, ऊपर वाला भी है ये भी है,
लेकिन कहा जाए कि व्यवहार में या नॉर्मल न्यूमेरिकल में कौन यूज होता है, तो ये नीचे वाला जो मैंने रेड से अभी बनाया बॉक्स, ये यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ तभी यूज होता है जब हमें डाउट हो जाए कि अल्फा इंटू डेल्टा टी इज लार्ज, मतलब 1 से बहुत छोटा नहीं है, तो नॉर्मली ये चीज 1 से बहुत छोटा होता है। अच्छा, R1 है क्या है, R2 क्या है? R1 आपका हो गया एक तरीके से रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। अब यहाँ पे T1 जो है ना वो रेफरेंस टेम्परेचर कहलाता है, वो जनरली 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री ही रह जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस ले लेते हैं, हम लोग इसको जनरली 0 डिग्री पे लेते हैं कि R1 आपका क्या है। अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो R1 हो जाएगा टेम्परेचर या रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या रेफरेंस टेम्परेचर। जो क्वेश्चन में अगर कह दे कोई रेफरेंस टेम्परेचर, तो कि रेजिस्टेंस मान लीजिए 15 डिग्री पर इतना है, 20 पे निकालो, तो 15 आपका रेफरेंस हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सिल्वर वायर है ऑफ R इक्वल टू लिखा है 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, if R is equal to 10.02 ohm at suppose 60 degree Celsius, find alpha। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल। एक सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम था 20 डिग्री सेल्सियस पे, वही रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर 10.02 ओम हो गया, हल्का सा बढ़ गया है। तो अल्फा निकालो, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस में चेंज देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, 0.02 ओम ही बड़ा है ना, तो असल में इसमें अल्फा इंटू डेल्टा टी जो है, अल्फा इंटू डेल्टा टी दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो हम लोग इसमें जो नॉर्मल फॉर्मूला पढ़े थे वो लगा देते हैं। क्या पढ़े थे, R2 वाला पढ़े थे ना, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, R2 की जगह रख देंगे 10.02, R1 की जगह रख देंगे 10, ये 1 हो गया, अल्फा हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। इसको 10 ले जाओ इधर डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1.002 इज इक्वल टू 1 प्लस 40 अल्फा, फिर 1 इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 0.002 इज इक्वल टू 40 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाई 40, ऐसा होगा। अगर हम ये डेसिमल हटाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे 1000 करना पड़ेगा, वो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दो अगर इसको, तो 20 हो गया, तो हाफ कर दो ऐसे, और ये हो गया 10 का पावर -4। आप चाहें तो इसको 10/2 कर दे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स यूनिट है। देख रहे हो कितना छोटा आया, जैसा कि पहले ही बताया था कि अल्फा इज जनरली वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अलग से करके देख लो, अल्फा इंटू डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम आएगा। अल्फा हो गया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -5, जो अभी नीचे निकाला। डेल्टा टी आपका है 60 माइनस 20 40, 40 इंटू कितना हो गया 200 ना, तो 200 हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कि दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो जो बताया था वही कॉन्सेप्ट है कि इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल लेस देन 1, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, और आपको 99% सवाल में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मेडिकल वालों के लिए तो इतना ही फॉर्मूला काफी है, लेकिन जेई वालों के लिए एक और बता देते हैं सवाल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जेई एडवांस वगैरह में जानबूझ करके जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ई की पावर अल्फा टी वाला, उस पे सवाल दे देता है। देखो, R is equal to suppose 10 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस। किसी वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड
are at 100 degrees Celsius if a alpha equal to 2 into 10 to the power minus 5 and b alpha is equal to 10 to the power minus 2. यूनिट लिख दें, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब देखो दोनों सवाल में अंतर क्या है। अंतर यह है कि पहले केस में अल्फा है 10 टू द पावर माइनस 5 और ये वेरी वेरी स्मॉल है। तो अगर अल्फा को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें, चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 गया ना, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस केस में हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो था वो यूज करेंगे, R2 इक्वल टू R1। इसमें लिखेंगे कि अल्फा इंटू डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर वी विल यूज R2 इक्वल टू R1, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या प्रॉब्लम है देख रहे हो, यहाँ पर अगर अल्फा इंटू डेल्टा टी, हाँ बोलो भाई। इसमें R1 और R2 किसको मानेंगे सर? R1 किसको और R2? R1 हमेशा जो पहला वाला लो टेम्परेचर पे दिया रहता है, ये क्या लिखा है 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका R1। ठीक है, ना हो तो R1 लिख लो इसी में। और R2 वो होता है जो फाइनल वाला निकालते हैं। अब इस केस में देखो, सेकंड केस में अल्फा है 10 का पावर माइनस 2 और डेल्टा टी आपका अभी कितना है 100 है, मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 1। क्या ये 1 इस कैटेगरी में आएगा डेल्टा वेरी वेरी लेस देन 1? अब तो ये नहीं है। तो जिन केसेस में अल्फा डेल्टा टी 1 या 1 से बड़ा आ जाए या 1 से के क्लोज आए, जैसे 0.5 भी आता, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाते। अब उस केस में कौन सा वाला लगाते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, जो रेयरली कभी कभी यूज होता है, ई का पावर अल्फा डेल्टा टी। चलो दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 27। हाँ देखो फर्स्ट केस में क्या होगा कि R1 हमारा था 10 और 1 तो रह गया, अल्फा हो गया कितना 2 इंटू 10 का पावर माइनस 5 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना था 100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू, इसको भी अंदर ले लिए, 10 का पावर माइनस 3 आएगा, शायद यही आएगा ना, माइनस 3 नहीं -2 आएगा। क्या आएगा -2, ये 2 और 1 3 जीरो कट जाएगा ना, तो ये हो गया 2 का पावर 2/100 हुआ, तो ये हो गया 10 प्लस 2/100 मतलब 0.02, कितना हो जाएगा 10.02। ठीक है, इस केस में क्या हो गया कि अल्फा डेल्टा टी 1 है, तो इसका हो गया 10 इंटू ई और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास 27 ओम। लेकिन अगर आपने वो गलती से मान लो कि नहीं देखा होता कि अल्फा जो है वो बहुत लार्ज है और मान लो कि वो फॉर्मूला पुराना वाला लगा देते, तो देखो क्या गड़बड़ी होता। अगर हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगा देते तो ये हो जाता 10 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 कितना आ जाता 20 ओम आ जाता कि नहीं। जानबूझ करके ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया रहता है और बगल में लिख भी लेना दिस इज योर रॉन्ग सॉल्यूशन, ताकि याद रहे कि आगे ऐसे गलती ना हो। ऑप्शन में आपको 27 और 20 भी जानबूझ के देता है ताकि स्टूडेंट गलती कर सके। ठीक है, तो ये दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन ए रजिस्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन ए रजिस्टर। देखो कभी भी कोई भी रजिस्टर हम लोग लेंगे तो वो हमेशा जो है वो सिंबॉलिक वे में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से, इस तरह से। ये इसका सिंबल है रजिस्टर का। हमेशा इसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक का मान लो ए नाम है, एक का बी। ठीक है, अब रजिस्टर में जो करंट होता है
वो A से B की तरफ भी जा सकता है, B से A की तरफ भी, और ये डिपेंड करेगा कि किस तरफ का पोटेंशियल हाई है। ठीक है, तो मान लेते हैं A साइड का पोटेंशियल V1 है और इधर का V2 है। V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 V2 से बड़ा है तो करंट A से B जाएगा, अगर V2 V1 से बड़ा है तो करंट B से A जाएगा। तो करंट जो है रजिस्टर में लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है करंट का, डायरेक्शन ऑफ I, इसमें लिखेंगे ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल। अब ये जो बात लिख रहे हैं, ये बात सिर्फ रजिस्टर के लिए लिखी गई है, ये नहीं कि हर जगह लगा देना है, बैटरी में भी या आगे चल के कैपेसिटर वगैरह आएगा। ये सिर्फ बैटरी, ये सिर्फ रजिस्टर के लिए है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल। अब हमने क्या किया कि मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट V1 से V2 की तरफ जाएगा, तो करंट ये होगा। अब ये V1 V2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा और कितना होगा, तो देखो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू लिखा जाता है V बाई आर, उसी को हम लिख रहे हैं डेल्टा V बाई आर, क्योंकि V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो डेल्टा V लिखने से थोड़ा क्लैरिटी आती है, थोड़ा साफ लगता है कि डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या लिखेंगे, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। अब याद रखना, ये V1 माइनस V2 लिखा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये V2 माइनस V1 नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि आपका पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ठीक है, साइड में एक दो एग्जांपल दे देते हैं आपको, सिंपल सिंपल, ताकि समझने में आसानी हो। देखो मान लीजिए इधर 4 वोल्ट है और इधर 10 वोल्ट है, और ये सपोज कर लो 2 ओम है, 2 ओम रजिस्टर है। ये 10 और 4 में 10 हाई है, तो करंट ऐसे जाएगा, कितना जाएगा करंट, तो V1 माइनस V2, तो यहाँ ऐसे करेंगे 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई R2, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। ठीक है, अब ये कि 10V और ये 4V कहाँ से लिख दिए, तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये एज्यूम किया हुआ है कि इधर का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, उधर का जो है वो 10 वोल्ट है। देखो अब पता चला कि इधर में है 4 वोल्ट, ठीक है, और इधर है -4 वोल्ट, और ये सपोज है 2 ओम। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, 4 और -4 में 4 वोल्ट हाई है, तो करंट ऐसे जाएगा हाई, और कहा जाए कितना जाएगा, तो 4 माइनस 4 मत कर देना, V1 माइनस V2, तो ये 4 माइनस ऑफ -4 है डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 कितना हो जाएगा, ये 4 एम्पियर होगा। ठीक है, और सिंपल सिंपल केस देखो, मान लो कि इधर 0 वोल्ट है, हो सकता है ये 2 ओम है, और यहाँ पे लिखा है -6 वोल्ट। भाई वोल्टेज तो क्या है कि माइनस में भी हो सकता है पोटेंशियल। अब इस 0 और आपके -6 में हाई पोटेंशियल ये 0 है, तो करंट अब इधर जाएगा ऐसे, समझे, और इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो V1 माइनस V2 लिखा था बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 0 माइनस ऑफ -6। ठीक है, ये वोल्टेज हुआ डिवाइडेड बाय R कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। बस बेसिकली आपको डायरेक्शन जो है ना वो हमेशा हाई से लो लेना है, और जस्ट इन केस कभी ऐसा कोई रजिस्टर आ जाए जिसके दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो, तो वो यूजलेस हो जाता है, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे मान लो कि ये रजिस्टर हमने लिया और भले यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल है, मान लो कि यहाँ 50 वोल्ट है लेकिन इधर भी 50 है, तो इतना हाई वोल्टेज भी किसी काम का नहीं है, इस रजिस्टर में करंट 0 होगा, चाहे इसका कुछ भी रेजिस्टेंस रख लो।
अगर दोनों तरफ 100-100 वोल्ट भी कर दोगे, दोनों तरफ 10-10 वोल्ट भी कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, अगर बराबर है तो रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, समझे? तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है कि उसमें कितना करंट फ्लो होगा। दिस इज समथिंग लाइक कि अगर एक आप हॉरिजॉन्टल पाइप ले लें और उसमें पानी है, उस पाइप को जिधर झुकाओगे पानी उधर की तरफ बह जाता है। अब मान लो पाइप सीधा रख दिए तो भले ही आप उसको पहाड़ पे ले जाकर रख दो, सीधा रखोगे पाइप, न लेफ्ट न राइट झुकाओगे तो पानी उसमें फ्लो नहीं करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जो करंट का फ्लो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे पाइप में वाटर का फ्लो होता था उसी तरह का है। पानी जो था नॉर्मली पाइप में किधर जाता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ, ऊंचे से नीचे की तरफ। उसी तरह से करंट भी ऊंचे वोल्टेज से नीचे वोल्टेज की तरफ जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर हमारे ये कोई नया टर्म नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोगों ने पावर पढ़ा था, तो दोबारा फिर से पावर आ गया। लेकिन अंतर क्या है, वर्क पावर एनर्जी में जो हम लोग पावर पढ़े थे उसे मैकेनिकल पावर कहते थे, ठीक है, उसमें हम लोग किसी फोर्स का पावर निकालते थे। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पावर का डिफिनेशन वही है, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी जो होता है उसको पावर कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ, इसको आपको ड्रॉ करके इसको शेयर करके समझाते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन ए डिवाइस इज कॉल्ड पावर। समझे? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड का मतलब हुआ कि कोई भी डिवाइस हुआ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब रजिस्टर हुआ, बैटरी हुआ, कैपेसिटर, आपका लाइट, फैन, कुछ भी हुआ, उसमें पर सेकेंड कितना एनर्जी यूज हो रहा है या वो डिलीवर कर रहा है उसको हम उसका पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लिबरेटेड लिखा है पर सेकेंड, ये वही डेफिनेशन हो गया। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर P डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड, यहाँ पर देखो कंज्यूम भी लिखा है, डिलीवर भी लिखा है। डिलीवर वो करता है जैसे जनरेटर हुआ जो पावर देता है, और कंज्यूम जैसे बल्ब और फैन हुए। इज डिफाइंड एज या गिवन बाय पावर इक्वल टू VI, V into I, voltage into current, where V is potential difference across the device and I is current, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस अगर आप ले लेंगे तो या तो वो काम करेगा आपके ये सोर्स की तरह, नहीं तो लोड की तरह। अब ये सोर्स और लोड क्या होता है आपका, ये डिपेंड करता है आपको कि if current enters the higher potential point of the device, then electrical power is consumed by it and it acts as a load. Load वो होता है जो पावर कंज्यूम करता है, और उसकी पहचान क्या है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से करंट इन होगा और लो पोटेंशियल टर्मिनल से आउट होगा। जैसे रजिस्टर जो होता है वो हमेशा लोड बनता है। एंड इफ द करंट इंटर्स लो पोटेंशियल टर्मिनल, यहाँ पे देखो लो पोटेंशियल टर्मिनल से इन हो रहा है और हाई पोटेंशियल से आउट हो रहा है, इसका मतलब डिवाइस सप्लाईज पावर, और ऐसे डिवाइस को जो पावर सप्लाई करता है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सर्किट होता है उसमें कुछ लोड होता है और कुछ सोर्स होता है, सब लोड नहीं हो सकते हैं और सब सोर्स भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरेटर जो होता है वो सोर्स का काम करता है, लेकिन जो लाइट, फैन है आपका, टीवी, फ्रिज, AC, ये सब लोड का काम करता है, बिजली खाने वाले होते हैं, और जनरेटर बिजली सप्लाई करने वाला होता है। तो दो तरह के होते हैं। पावर देखो V इंटू dQ/dt, दैट इज I होता है, वही फॉर्मूला लिखा है। नाउ इफ पावर इज कांस्टेंट देन एनर्जी इज पावर इंटू T। अब नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लोड अगर हुआ तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर सोर्स हुआ तो इतना एनर्जी वो डिलीवर करेगा, वो हमें देगा, ठीक है। अगर पावर वेरिएबल है तब एनर्जी निकालने के लिए P dt का इंटीग्रेशन करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला जो है वो आपको आ ही गया। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, तो V इंटू I। इसमें याद रखना है कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नहीं है कि ये पोटेंशियल है। लोड और सोर्स का डेफिनेशन क्या है,
लोड का मतलब कंज्यूम्स पावर, कंज्यूम्स पावर, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि इसमें हाई पोटेंशियल टर्मिनल से करंट इन होता है। अगर मान लो कि ऐसे हमने एक बना दिया, तो ये लोड तब माना जाएगा जब ये प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। इसका मतलब इधर का पोटेंशियल इधर से ज्यादा है, कोई ये चार्ज नहीं है कि इधर उधर चार्ज है, करंट ऐसे जाए तो इसे हम लोड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बगल में आपको दिखा देते हैं कि जो रजिस्टर होता है वो हमेशा लोड बनता है, वो सोर्स बन भी नहीं सकता है। देखो, तो रजिस्टर में करंट ऐसे जाता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। हाँ भाई, क्या डाउट आ गया? साउंड इज नॉट क्लियर। साउंड आ रहा है जी सबको? आ रहा है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो क्या बता रहे थे? हाई से लो पोटेंशियल जो है ना वो करंट जाता है। तो रजिस्टर हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा के लिए रजिस्टर लोड ही बनेगा, सोर्स बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिजली प्रोड्यूस कहाँ से करेगा, ठीक है। अच्छा, सोर्स की बात करते हैं। सोर्स क्या होता है? डिलीवर्स पावर, ठीक है, डिलीवर्स पावर, पावर डिलीवर करता है। तो अगर पावर डिलीवर करेगा, ठीक है, तो उसका फंडा क्या होगा? उसका फंडा ये होगा कि उसमें अगर ये इस तरह से बॉक्स बना दे हम लोग, तो उसमें क्या होगा कि लो हाई, ठीक है, उल्टा होता है। लो पोटेंशियल टर्मिनल से करंट इन करेगा और हाई पोटेंशियल से आउट होगा। इसमें देखो उल्टा है, हाई से इन लो से आउट। एग्जांपल के तौर पे बैटरी अक्सर सोर्स बनता है, और बैटरी का सिंबल इस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा, ऐसे दो ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाते हैं। अब इसमें ये जो छोटा डंडा है ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है और ये बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। बैटरी जब भी करंट सप्लाई करती है तो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से इसके करंट निकलता है और फिर वापस सर्किट से घूम फिर करके लो पोटेंशियल टर्मिनल से इन होता है। तो देखो, लो से इन, हाई से आउट, एकदम सेम यही है। तो बैटरी ये सोर्स बन गई। बट बैटरी जो है लोड भी बन सकती है। अब ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझा दे कैसे। जब आप बैटरी से करंट लेते हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, तब वो सोर्स बना हुआ है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आप उसको रिचार्ज करने के लिए वापस लगाते हैं, तब वो उल्टा हमसे करंट लेता है। तब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन होता है और नेगेटिव टर्मिनल से आउट होता है, तब वो लोड बन जाता है। जैसे आपके मोबाइल का बैटरी है, जब आप यूज कर रहे हैं मोबाइल तो वो सोर्स बना हुआ है, और जब आप उसको चार्ज में लगा देते हैं तो वही बैटरी पावर खाने लगता है, कंज्यूम करने लगता है, तब वो लोड बन जाता है। तो बैटरी दो तरफा काम करता है, ये याद रखना। रजिस्टर इस मामले में सिंपल है, ये हमेशा लोड बनेगा, ये सोर्स तो बन ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, कितना एनर्जी कोई डिवाइस कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम इफ पावर इज कांस्टेंट, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। या अगर p वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू dt, पावर इनटू dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो रजिस्टर के केस में थोड़ा सा और डिटेल में चले। रजिस्टर तो भाई क्या है कि वो तो हमेशा क्या बनेगा? आपको लोड बनेगा। तो ये कितना पावर कंज्यूम करता है, जो भी पावर कंज्यूम करता है उसको हीट में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो रजिस्टर में जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस जब भी पूछा जाए तो वो हो जाता है, आपको पावर की जगह पावर इंटू डी टी लिखना होगा। तो पावर रजिस्टर का हम लोग चाहें तो V इंटू आई होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। V इंटू आई को चाहें तो V की जगह आई आर लिख सकते हैं, तो ये आई स्क्वायर आर इंटू डी टी भी होगा, इसका इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन इसलिए लिख रहे हैं बार बार क्योंकि हमें क्या पता करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है।
रजिस्टर में अगर करंट कांस्टेंट है तब हीट को हम सीधे लिख सकते हैं I² R इंटू टी, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लिखेंगे जब हम श्योर हो कि हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यही, लेकिन हालांकि ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है। बायो वालों के लिए तो इतने में ही काम चल जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को क्या है कि वेरिएबल करंट भी देता है कभी कभी, तब ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब यूज करना है लिख देते हैं, इफ I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहां से आपको ये भी मिल गया कि पावर का फॉर्मूला रजिस्टर का एक तो V इंटू आई है ही, एक हो गया आपका I² R, ये भी चलेगा, और I की जगह V बाई आर लिख दोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाता है V² बाई आर। तो रजिस्टर का पावर लिखने का हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इनमें से आपको जो फॉर्मूला मन करे यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डाटा कौन सा दिया हुआ है। नोट कर लो सब कुछ। अब आइए बल्ब के रेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दें। रेटिंग ऑफ ए बल्ब, ठीक है। बल्ब जो होता है वो बेसिकली एक रजिस्टर होता है और कुछ नहीं होता है। बल्ब कभी भी आपको दिखाना हो सर्किट वगैरह में तो ऐसे गोल बना करके दिखा सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो ऐसे रजिस्टर दिखा देना है, ऐसे। ये रजिस्टर ही होता है, कुछ नहीं होता है। अब जब भी बल्ब मार्केट से खरीद के लाओगे तो बल्ब पे देखना दो चीज लिखा रहता है, एक लिखा रहता है रेटेड वोल्टेज और एक लिखा रहता है रेटेड पावर। जैसे यहाँ पे हम लोग इंडिया में हैं, हमारे पास जो आता है बल्ब उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट कॉमा 50 वाट 100 वाट ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो 220 वोल्ट लिखा है दिस इज योर रेटेड वोल्टेज। ये बताती है कंपनी कि ये बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट करोगे अगर आपके घर में, तब वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो इसमें एक कंडीशन लगा रहता है इफ, कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है तब ये बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा और उसी के हिसाब से ये लाइट देगा। लेकिन मान लीजिए आपके घर में वोल्टेज हाई या लो है, 220 से कम वोल्टेज है, तब ये 100 वाट पावर नहीं कंज्यूम करेगा, 100 वाट से कम करेगा। तो बल्ब का ये जो वोल्टेज और पावर दिया रहता है ये चेंज हो सकता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो इससे हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? जो आपका ये जो रेटेड पावर है वो क्या होता है, V² बाई आर लिख सकते हैं। इससे आप इजीली इसका R निकाल सकते हैं, क्या, V² बाई P, ठीक है। अब इससे क्या है कि अगर आपने वोल्टेज चेंज किया, घर में वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा बल्ब का, लेकिन उसका रेजिस्टेंस थोड़े चेंज हो जाएगा। प्लस ये रेजिस्टेंस हीट करने पे भी बढ़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक ठंडे बल्ब या गर्म बल्ब का रजिस्टर जो भी रहेगा वो रजिस्टर फिक्स होता है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा तो पावर में फ्लक्चुएशन आएगा, उसके रेजिस्टेंस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जिस तरह से रेटिंग दिया रहता है, इससे सिर्फ आपको करना क्या होता है कि आप उसका रेटेड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक बल्ब है, हमने मार्केट से खरीद के लाया और उसके ऊपर लिखा था 200 वोल्ट कॉमा 100 वाट। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हमसे ये कहना चाहती है कि अगर आपके घर में 200 वोल्ट आ रहा है या इस बल्ब के क्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा बल्ब का। अच्छा, दूसरा पावर कंज्यूम, ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा एट 100 वोल्ट। मतलब अगर हमारे घर में 200 की जगह 100 वोल्ट आ रहा हो तो ये क्या पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर में ये फॉर्मूला दिया ही हुआ है, R इक्वल टू V² बाई P। तो V² हो गया आपका 200² डिवाइडेड बाई P, तो ये हो गया 100, तो ये आ जाएगा आपका 400 ओम। अच्छा, याद रखना ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस आता है ये इसका हीटेड रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये तब का रेजिस्टेंस होता है जब बल्ब यूज हो रहा है सर्किट में,
क्योंकि बल्ब वैसे भी ठंडा पड़ा हुआ है तो किसी काम का तो है नहीं, बल्ब तो बना है यूज करने के लिए ना। तो कभी जस्ट इन केस जनरल नॉलेज के लिए पूछ दे कि ये कब का रेजिस्टेंस है, तो ये तब का है जब बल्ब सर्किट में जल रहा हो, जब वो हीटेड हो। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। कह रहा है कि अगर आपका पावर निकालना है कितने पे, 100 वोल्ट पे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पावर का फॉर्मूला लिखेंगे V²/R, और इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि भैया आप वोल्टेज बदलोगे तो पावर बदल जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़े बदल जाएगा बल्ब का। तो वोल्टेज हमने कर दिया 100 का स्क्वायर, और R कितना था 400। यहां से करोगे तो ऊपर में बचेगा 100/4, और देखो कितना हो गया 25 वाट आ गया। अब ये 25 वाट आते ही आप इसको ऐसे समझो कि क्या हुआ कि कंपनी तो बोल रही थी कि भैया बल्ब आपने जो लिया है वो 100 वाट का है। ये बल्ब का कितने का वाट था? 100 वाट का। लेकिन फिर आखिर ये 25 वाट कहाँ से आ गया? तो 25 वाट हमारी गलती से आया है, क्योंकि कंपनी ने ये भी कहा था कि घर ले जाके 200 वोल्ट देना, और हम लोगों ने घर ले जाके दे दिया उसको 100 वोल्ट। ठीक है, तो 100 वोल्ट करने पे वोल्टेज जब आधा किए तो पावर का कंजम्पशन 1/4 हो गया। तो बल्ब आपका जो ब्राइटनेस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो बल्ब की ब्राइटनेस आपकी बहुत कम होगी, बल्ब कम लाइट देगा। तो इसके लिए हम लोग कंपनी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रखना है कि वोल्टेज को जब आधा करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज आधा होने से पावर 4 गुना कम हो गया। देख रहे हो ना, आर क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं। तो वोल्टेज अगर 1/3 करते तो पावर 1/9 टाइम्स हो जाता, 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाता। नोट कर लो। आज की क्लास जो है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे, और होमवर्क जो है वो अभी हम एक्सरसाइज से आपको देख करके बता दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। होमवर्क करो, शीट सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर अगली क्लास से हम लोग डिस्कशन भी करेंगे।